नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बातचीत करेंगे और ये है नीट 2024 स्कैम को लेकर। आप जानते हैं कि नीट का मतलब है मेडिकल कॉलेजेस के लिए के प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा, एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसे कि एनटीए नाम की एजेंसी जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इस परीक्षा को कराती है। 2024 के नीट एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे सवाल चारों तरफ उठ रहे हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसको लेकर चर्चा हुई है। ये लगातार ट्रेंड कर रहा था इस चीज़ को लेकर, क्योंकि विद्यार्थी बहुत चिंतित थे। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको शुरू से समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, दोस्तों मुझे आप लोगों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण खबर शेयर करनी है। प्लीज सिट डाउन की टीम काफ़ी अरसे से यह कोशिश कर रही थी कि हम अपने पॉडकास्ट जो हैं उनको फिर से क्रम में लेकर आएं, और अब इस शनिवार हम लेकर आ रहे हैं एक महत्वपूर्ण एपिसोड पीएचडी पॉडकास्ट का, कैजुअल टॉक का, जिसमें कि हम चंदन रॉय, जो कि पंचायत वेब सीरीज में विकास की भूमिका में है, उनसे हमने एक लंबी बातचीत की है। और यह बातचीत आप लोगों को देखने के लिए उपलब्ध होगी आने वाले शनिवार को। तो प्लीज ट्यून इन कीजिएगा इस पॉडकास्ट के लिए। इस साल लगभग 24 लाख विद्यार्थियों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही पटना में 20 कैंडिडेट्स को लेकर यह कहा जाता है कि उनके पास एग्ज़ाम का पेपर आ गया था। इनमें से 13 लोग अरेस्ट भी होते हैं, और पटना पुलिस जो है वो उसको एग्ज़ाम से कुछ देर पहले ही यह सूचना मिल जाती है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन उसके बावजूद एनटीए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। और इसके बाद अलग अलग जगह पर यह सवाल उठता है कि ये करना ठीक था या नहीं था। असली समस्या आती है जब नीट पेपर लीक को लेकर चर्चा होते समय उसका फिर फाइनली अलग अलग समाचार सोशल मीडिया पर आने शुरू होते हैं। टेलीग्राम के ऐसे चैनल दिखाई देते हैं जहां पर नीट के एक एक सब्जेक्ट के लिए, नीट में कुल मिलाकर 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और उसके हर एक सब्जेक्ट के पेपर माना जा रहा है, यह सूचना थी कि 30-30 हज़ार रुपये में मिल रहे थे। पता नहीं कि वह मिलने वाले पेपर सही थे या गलत थे, लेकिन कुल मिलाकर नीट परीक्षा को लेकर संदेह परीक्षा के परिणाम होने से पहले ही आ गया। लेकिन असली हल्ला मचता है, असली परेशानी पैदा होती है, असली स्कैम की आशंकाएं पैदा होती हैं जब हम नीट के परिणाम को देखते हैं। परिणाम आना था 14 जून को, लेकिन न जाने क्या होता है और एनटीए तय करता है कि इस एग्ज़ाम के परिणाम को 4 जून को, यानी लगभग 10 दिन पहले ही दे देगा। और 4 जून बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आप जानते हैं कि 4 जून को देश के में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनका परिणाम भी आना था। इसका मतलब ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया में कि शायद एनटीए को ये पहले से आशंका थी कि इस बार के परिणामों को लेकर काफ़ी हल्ला मचने वाला है, इसलिए उन्होंने एक ऐसा दिन चुना जिस दिन सब लोगों की जो अटेंशन है वो कहीं और होगी। वो चुनाव के सारा मीडिया इलेक्शंस पर फोकस होगा, सारा के सारे लोगों का ध्यान जो है वो इलेक्शंस पर होगा, और इसमें नीट का रिजल्ट आकर निकल जाएगा। ऐसा ही होता है, 4 तारीख को यह रिजल्ट आता है। लेकिन जब उस परिणाम पर लोगों की निगाह जाती है तो कई हैरान करने वाली चीज़ें दिखाई देती हैं। मसलन एक चीज़ देखिए कि नीट की जो पूरी परीक्षा होती है वह 720 अंकों की होती है, और इस 720 अंकों में 67 विद्यार्थी ऐसे थे जिनका 100% 720 में से 720 आता है और वे टॉप करते हैं। पहले तो जब कुछ साल पहले तक नीट की परीक्षा हुआ करती थी उसमें इस बात की संभावनाएं 0 के बराबर होती थी कि कोई 100% स्कोर लाएगा। हालांकि पिछले 2-1 साल से कुछ लोगों के 100% स्कोर आ रहे थे, जैसे पिछले साल 2 लोगों के आए थे, और 2023 में, और 2022 में भी शायद 3 या 4 लोगों के आए थे। लेकिन 67 इज़ अ ह्यूज नंबर। कुछ लोगों का कहना है कि ये संभव है। जब एनटीए ने इसके बारे में अपनी राय व्यक्त की तो एनटीए की तरफ से आधिकारिक तौर पे कहा गया कि इससे पता लगता है कि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी है, आम विद्यार्थियों ने उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की थी, और इस वजह से 67 लोगों के 720 नंबर आ गए। यह संभव है, और यह इसमें किसी गड़बड़ के बारे में नहीं पता लगता। हालांकि अभी भी संदेह लगातार बने हुए हैं, और इस स्पष्टीकरण को आमतौर पर विद्यार्थी पचा नहीं पा रहे, क्योंकि कई अजीब बातें हुई। इन 67 विद्यार्थियों में से 8 विद्यार्थी
उनके रोल नंबर देख के ऐसा प्रतीत होता है वे सब एक ही सेंटर या आसपास के सेंटर के हैं। हरियाणा का ये एक सेंटर है। अब पूरे देश में जहां 24 लाख लोगों ने यह परीक्षा दी, उनमें जो टॉपर हैं वो सारे के सारे ज्योग्राफिकली एक ही जगह लोकेटेड हों, ये बहुत ही शक पैदा करने वाली चीज़ है और इसलिए बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर चिंतित रहे हैं और यह एक के बाद एक फिर बातें सामने निकल कर आ रही हैं। हरियाणा, राजस्थान के आसपास के वे सेंटर हैं जहाँ से ये 8 विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं कि इनके 720 में से 720 आए थे। बड़ी मज़ेदार बात है कि कई विद्यार्थियों के 719 और 718 भी नंबर आए, जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं था। लोगों ने इसको अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे तो समझिए कि कुल मिला के इस पेपर में 180 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन के लिए 4 नंबर होते हैं। यानी कि कोई विद्यार्थी 180 में से 180 करेगा तो उसको 720 नंबर मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए 1 नंबर काटा जाता है। अब अगर किसी व्यक्ति ने 180 की जगह 179 क्वेश्चन किए हैं तो नंबर आएंगे 716, अगर कोई प्रश्न गलत नहीं है। और अगर प्रश्न गलत कर दिया है तो और एक क्वेश्चन नंबर कम हो जाएगा, 715 आ जाएंगे। यानी कोई तरीका नहीं है जिससे कि किसी के 718 आ सकते हैं या 719 आ सकते हैं। यानी कि 718 या 719 होने की मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी निल है। इसके बावजूद कई विद्यार्थियों के नंबर 718 और 719 आए। ये क्यों आए और इसे लेकर बहुत हल्ला मचा। इसके जवाब में एनटीए ने यह कहा कि कुछ विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए और इन ग्रेस मार्क्स की वजह से कुछ विद्यार्थियों के नंबर। अब ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए? कहा गया कि किसी एकाध सेंटर पर ऐसा हुआ कि विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र लेट मिल पाया, कहीं 15 मिनट लेट हुआ, कहीं 50 मिनट लेट हुआ, कहीं 40 मिनट लेट हुआ। और जब यह समाचार एनटीए के पास गया तो एनटीए ने उन विद्यार्थियों को जिनका नुकसान हुआ था समय का, उनको अतिरिक्त ग्रेस अंक दिए। मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक होने के नाते जानता हूं कि यह कोई बहुत ही कन्विंसिंग किस्म की जो सफाई है वह नहीं है। क्योंकि यदि किसी जगह पर किसी विद्यार्थियों के साथ, कुछ विद्यार्थियों के साथ समय को लेकर गड़बड़ हुई है, यानी कि प्रशासन किसी वजह से समय से प्रश्न पत्र नहीं दे पाया, तो आसान सा तरीका है कि उन विद्यार्थियों को उतने अंक ज़्यादा दे दिए जाए। हम विश्वविद्यालय में हमेशा ऐसा करते हैं, कभी कभी प्रश्न पत्र लेट आते हैं तो जितनी देर से प्रश्न पत्र आता है, चूंकि विद्यार्थी कहीं बाहर नहीं गए, उनको अलाउड नहीं है बाहर जाने का, तो इस बात की कोई आशंका नहीं है कि उनको बाहर से कोई प्रश्न पत्र मिल जाएगा। और जब प्रश्न पत्र मिला उसके बाद जितनी देर का, मान लीजिए 3 घंटे का पेपर था तो 3 घंटे उनको समय दे दिया जाए, भले ही वह अंतिम समय से 15 मिनट बाद चला जाए। लेकिन इसकी जगह पर अंक देना, क्योंकि अंक देने से यह सही है कि इन लोगों के साथ कुछ न्याय होता है जिनको देर से प्रश्न पत्र मिला था, लेकिन जिन लोगों को यह प्रश्न पत्र लेट नहीं मिला था, यानी कि शेष 24 लाख लोग, उनके लिए यह अन्यायपूर्ण है। और यूं भी एनटीए ने यह बताया नहीं कि कितने मार्क्स दिए गए, किसे दिए गए, क्यों दिए गए, किस नियम के तहत दिए गए, और कई और चीज़ें इसमें से निकल कर आ रही हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से समझें कि 720 में से 67 मार्क जो स्टूडेंट हैं उनको 720 मिलते हैं, इसका मतलब है कि एक बड़े पैमाने पर रैंक इन्फ्लेशन है। यानी कि अब पहले 720 नंबर आने पर आपको पहला रैंक मिलता था, अब 719 नंबर आने पर आपको सीधा 68वां रैंक मिलेगा, 68। और इस तरीके से दरअसल सही बात यह है कि पिछली बार 700 नंबर पर 300वां रैंक मिल रहा था, इस बार संभवतः 700 नंबर पर 3000वां रैंक मिलेगा। ये काफ़ी एबनॉर्मल दिखने वाली चीज़ है। कुल मिलाकर हुआ ये है कि एनटीए ने यह जो परीक्षा ली है, इस परीक्षा के परिणाम आने के बाद बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों में, जिन लोगों ने यह परीक्षा दी थी, बहुत चिंता और आशंकाएं हैं। उन्हें लगता है कि यह पूरा का पूरा इकोसिस्टम, परीक्षा का इकोसिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है और मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को समुचित न्याय के साथ एक फेयर चांस नहीं मिल रहा है। ये सब फैक्चुअल चीजें थी। जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये सवाल इतना अहम सवाल क्यों बन गया। पहला तो इसकी जो वजह है वही 24 लाख लोगों का इस परीक्षा को देना है।
हम जिस प्रकार की व्यवस्था में हैं उस व्यवस्था में इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना प्रमुख चीज हो गई, उसमें भी डॉक्टर बनना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और इस डॉक्टर बनने के लिए आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड परीक्षा हो गई। सेंट्रलाइज्ड परीक्षा में अपियर होने वाले लोगों के लिए यह जीवन मरण का प्रश्न हो गया। एंड आई एम नॉट एट ऑल एक्सेग्रेटिंग बिकॉज द फैक्ट इज पीपल आर लिटरली डाइंग बिकॉज ऑफ इट। आप जानते हैं हम आत्महत्याओं पर बात करने से लगातार बचना चाहते हैं, लेकिन इस परिणाम के बाद भी कोटा में आत्महत्याओं से मृत्यु हुई है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, 12वीं कक्षा पास किए हुए बच्चे अपनी जान ले रहे हैं इस परीक्षा की वजह से। इसलिए समाज के नाते हम लोगों को इसे गंभीरता से समझना पड़ेगा कि रोग कहाँ है। एक शिक्षक होने के नाते जो आसान सी चीज मैं बता सकता हूं वह यह है कि वर्तमान समय में जब पूरी दुनिया कनेक्टेड है, ऐसे में कोई भी व्यवस्था जो केंद्रीकृत परीक्षा और मूल्यांकन करती है उसकी शुचिता पर, उसकी सैंक्टिटी पर हमेशा प्रश्न चिन्ह रहेंगे। चाहे वह जेई की परीक्षा हो, चाहे वह यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वह ये नीट की परीक्षा हो, यूजीसी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अगर मान लीजिए एक ही दिन में 24 लाख लोगों की परीक्षा लेनी है, जिसका मतलब है कि लाखों या बहुत बड़ी संख्या में एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे, और किसी भी एक जगह पर थोड़ी सी भी चूक से या बेईमानी से, गलती से या जानबूझकर गड़बड़ हो सकती है, प्रश्न पत्र लीक हो सकता है। और देश, दुनिया इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि आप अगर एक जगह पर यह प्रश्न पत्र लीक होता है तो उसी सेकंड यह देश के दूसरे हिस्से में पहुंच जाएगा, क्योंकि आजकल का कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा ही है। जिसका मतलब है कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखना इस प्रकार के मॉडल में जहां सेंट्रलाइज्ड परीक्षाएं होती हैं लगभग असंभव है, और मैं इसे असंभव कह रहा हूं। अगर पेपर लीक नहीं होता है तो आश्चर्य होना चाहिए। पेपर लीक होना आश्चर्य की घटना नहीं है अगर आप यही व्यवस्था रखते हैं जिसमें केंद्रीकृत परीक्षा होगी। और परीक्षा ले कौन रहा है? एक नई एजेंसी बनाई गई है, और अगर आप इस एजेंसी को, एनटीए को के गठन को ध्यान से समझें, बड़ी रोचक बात है। यह किसी पार्लियामेंट के एक्ट से नहीं बनती है, यह संविधान के तहत नहीं बनती है, ये एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एक सोसाइटी है। यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है उसके तहत एक सोसाइटी बनती है, और उस सोसाइटी में एक आईएएस अधिकारी और कुछ महत्वपूर्ण एकेडमिशियंस इसके जो एजेंसी का जो मुख्य बोर्ड है उसमें है, और यह परीक्षा आयोजित करती है। लेकिन उससे ज़्यादा डरावनी बात यह है, बिल्कुल सही है, स्वायत्तता के लिए आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत भी सोसाइटी बना सकते हैं इस काम के लिए। हालांकि इससे पहले काम सीबीएसई करती थी, और सीबीएसई के पास ज़्यादा महत्वपूर्ण वैधानिक स्वायत्तताएं थीं। लेकिन रोचक बात है कि एनटीए का मैंडेट ये कहता है कि आपको शुरुआत में तो कुछ धन दिया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर आपको यह वित्तीय रूप से स्वायत्त एक संस्था बनानी है, जिसका मतलब एनटीए की जिम्मेदारी है कि वो उतना पैसा कमाए जितना पैसा इस परीक्षा में, इस तरह के इवैल्यूएशन में लगेगा। अब आप इसकी तुलना इस बात से कीजिए कि यह एक ऐसी संवेदनशील परीक्षाएं करने वाली एजेंसी है जिनको तैयारी करने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उनका जो वॉल्यूम है वो हजारों करोड़ रुपए का है। अब आपने एक एजेंसी बना दी जो कि अर्ध सरकारी किस्म की एजेंसी है, और उस एजेंसी का काम है कि ये परीक्षाएं करेगी, और उस एजेंसी को पैसा इस परीक्षाओं के लिए भी खुद ही कमाना है। इसके पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इसके पास कोई कॉलेज नहीं है, इसके पास कोई स्कूल नहीं है। परीक्षा करने के लिए क्या करना होगा? एग्जिस्टिंग स्कूलों को कुछ पैसा देना होगा, उनको मनाना होगा कि वे परीक्षाएं कर लें। वहाँ के प्रिंसिपल्स को यह जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, वहाँ के टीचर्स को यह जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। ऐसे कर्मचारियों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क तैयार होगा जिसमें जरा से एक भी वीक कड़ी जो है वह परीक्षा की शुचिता को समाप्त कर देगी। यानी कि यह मॉडल अपने आप में लगभग तय है कि हर साल इसी तरीके से कभी पता लगेगा, कभी नहीं पता लगेगा,
और इससे नुकसान केवल ये नहीं है कि किसी को प्रवेश मिला और किसी को प्रवेश नहीं मिला, इससे ज़्यादा बड़ा नुकसान ये है कि ये 24 लाख लोग और ऐसे लोग बहुत सारे जो ड्रॉप लेते हैं, इंतज़ार करते हैं अगले साल देंगे, लगभग 1 करोड़ की संख्या होगी विद्यार्थियों की जो इस परीक्षा के लिए होगी और इसी तरीके से जेई के लिए होगी, इसी तरीके से यूजीसी की परीक्षाओं के लिए होगी। इतने सारे लोगों का जो विश्वास है, भरोसा है, वह एक पेपर लीक से टूटता है। और जब युवाओं का भरोसा उस व्यवस्था में न रह जाए जिस व्यवस्था से उनके सपने जुड़े हुए हैं, तो यह बेहद हताश और निराश युवा समाज को तैयार करती है। मेरी चिंता परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों के चयन होने या न होने से ज़्यादा इस बात से है कि जब इस किस्म की परीक्षाओं में जो भरोसा है वह टूटता है, तो हमारे विद्यार्थी जो हैं, युवा जो हैं, वो बहुत निराश हो जाते हैं और ये बहुत चिंताजनक बात है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हो, वास्तविक चयन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस योजना की, इस व्यवस्था की, इस सिस्टम की लेजिटिमेसी का बना रहना होता है। अगर हम इस लेजिटिमेसी को नहीं बचा पाएंगे तो विद्यार्थी बेहद निराश हो जाएंगे। उसके बाद आप कितनी भी अच्छी परीक्षा कर लीजिए, वह भरोसा वापस नहीं आता है। फिर इसका तरीका क्या है? देश की आबादी इतनी ज़्यादा है, हम क्या तरीका अपना सकते हैं? देखिए, जब तक हम सिस्टमिक, व्यवस्थागत सुधार नहीं करेंगे, जब तक हम इस गलतफहमी में रहेंगे कि यह संभव है, 2024 में जब एक व्हाट्सएप से, एक टेलीग्राम से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक तत्काल, चाहे वो फोटो हो, इमेज हो, वीडियो हो, भेजा जा सकता है, ऐसे में आप परीक्षाओं को लीक होने से बचा लेंगे क्योंकि आपने शिक्षक को 1000 रुपये या 800 रुपये दिए हैं इन्विजिलेशन करने के लिए, किसी बैंक से क्वेश्चन पेपर लाने के लिए आपने 2000 रुपये दिए हैं, और जबकि अगर उसको भ्रष्ट होने की संभावना देखी जाए, बेचने की संभावना देखी जाए, तो वो करोड़ों रुपए का होगा। आप समझ सकते हैं कि ऐसे में भ्रष्टाचार को रोक पाना, ऐसे में ऐसी स्थितियों को रोक पाना लगभग असंभव है। आपको व्यवस्था ही ऐसी करनी पड़ेगी जिस व्यवस्था में ये एग्जामिनेशन हाई स्टेक एग्जामिनेशन न रह जाए। क्या यह संभव है? दरअसल संभव है। अगर आप इसमें केंद्रीकरण पर इतना ज्यादा जोर देने की जगह पर विकेंद्रीकरण करें तो शायद संभव है। अगर आप एग्जामिनेशन को सिंगल डेट करने की जगह पर एग्जामिनेशन को मान लीजिए कि ऑन डिमांड कर सकें, जैसे जीमेट की परीक्षाएं होती हैं, जीआरई की परीक्षाएं होती हैं, विदेश के कई सारे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस तरीके के होते हैं जिसमें कि आप जब चाहें, जब आपको लगे कि आपकी तैयारी हो गई, आप जाके परीक्षा दे दें। अगर उस पर नहीं हुआ तो फिर अगली बार परीक्षा दे दें, 4 बार दे दें, 5 बार दे दें, और जो आपका हाईएस्ट स्कोर हो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि यही तरीका अपनाना चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि इस तरीके में परेशानियां नहीं होंगी, लेकिन इतना तय है कि पूरी तरह से केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षाएं या रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इवन पेडागॉजिकली इवैल्यूएशन नहीं करते। वो तुलनात्मक तौर पर दबाव डालते हैं, उससे आप आत्महत्याएं हासिल कर सकते हैं, उससे आप बहुत बड़े पैमाने पर हताशा, फ्रस्ट्रेशन हासिल कर सकते हैं, उससे आप एक शुचितापूर्ण इवैल्यूएशन सिस्टम खड़ा नहीं कर सकते। इसी साल ऐसे केसेस आए जिसमें विद्यार्थी को एक केस आता है जिसमें विद्यार्थी को बहुत अच्छे अंक मिलते हैं इसी एनटीए द्वारा आयोजित नीट एग्जामिनेशन में, लेकिन वही विद्यार्थी, गुजरात का केस है, वही विद्यार्थी अपने 3 सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सीबीएसई की परीक्षा में लगभग फेल हो जाता है। अब इससे अंदाजा लगाइए, आपका जो मुख्य परीक्षा थी 12वीं की, उसमें आप फेल हो रहे हैं, आपको ई ग्रेड मिल रहा है, आपके बहुत कम अंक आ रहे हैं, और यहां पर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये बहुत ही संदेहास्पद रिजल्ट है। इस बात की संभावनाएं बहुत कम है क्योंकि सीबीएसई की परीक्षा का स्तर इस परीक्षा की तुलना में काफ़ी कम होता है और आपको वही विषय पढ़ने होते हैं। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीबीएसई में तो लगभग पास हुए और यहाँ पर आप 700 नंबर लेकर आ रहे हैं, 650 नंबर लेकर आ रहे हैं 720 में से। ये तभी संभव है जब परीक्षा में कुछ गड़बड़ हुई। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसे समाज की तरफ हैं जिसमें हम लोगों ने कुछ परीक्षाओं को बहुत हाई स्टेक एग्जामिनेशन बना दिया है, जिसकी वजह से उसकी शुचिता लगातार संदेहास्पद रहती है। हम लोगों को इसके लिए कुछ सिस्टमिक सुझाव करने की जरूरत है। सरकार को यह समझने की जरूरत है कि ये महत्वपूर्ण परीक्षा, इसमें पैसा बचाने का कोई औचित्य नहीं।
आप एक ऐसी एजेंसी बनाएं जिस एजेंसी को ये जिम्मेदारी दी जाए कि आपको इस परीक्षा की फीस से ही वह पैसा कमाना है जिससे कि इन विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इतने बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है अगर सरकार इसमें 50-100 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार हो जाए तो। और अगर सीबीएसई पहले इस परीक्षा को ले पा रही थी तो अभी भी जारी रख सकती है, या एनटीए को ही यह कहा जाए कि वह इसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे और इसके लिए धन की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाए। यदि ऐसा किया जाएगा तो परीक्षा की शुचिता बनी रहेगी। कुल मिलाकर सिस्टमिक सुझाव, लो स्टिक एग्जामिनेशन बनाने की कोशिश और पर्याप्त वित्त की व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जाना। जाहिर है कि अन्य चीज़ें भी करनी पड़ेंगी प्रशासनिक तौर पर, सुरक्षा के तौर पर, और हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की भी ज़रूरत है जिसमें पेपर लीक को एक गंभीर अपराध माना जाए, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक लगेगा कि मानो ये एक छोटा सा भ्रष्ट आचरण है। नहीं, इससे पूरे देश के युवाओं के भरोसे पर असर पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि इन बिंदुओं से कुछ चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य की परीक्षाएं अधिक शुचितापूर्ण परीक्षाएं होंगी।